बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक ही होंगे जनाब। न्यू ईयर भी आपने भरपूर तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। अपना भी तारुफ करवाते चलें, मैं हूँ ज़ैर मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं नजफ राजा। नाजरीन, आज नए साल का दूसरा रोज़ है और अल्लाह ताला से दुआ है कि आने वाला हर लम्हा हम सब के लिए खुशियाँ और बरकतें लेकर आए। आज भी आपके लिए पॉलिटिकल न्यूज़, सोशल इशू, हेल्थ टिप्स, IT और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की खबरों से सजा हुआ एक खूबसूरत शो लेकर आए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आपको आज का शो भी बहुत पसंद आएगा और आप अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करेंगे और हमारे शो का हिस्सा भी बन सकते हैं और अपने दिल की बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अपनी तजावीज़ मशवरे हमारे साथ शेयर करें, हमें फीडबैक दें सोशल मीडिया के जरिए। स्क्रीन पर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपके सामने हैं। आप चाहें तो उन्हें लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं पसंद आए तो। आप इस सफ़र में हमारा साथ दीजिए, हमारे साथ रहिए। बिल्कुल। और प्रोग्राम का आगाज़ हमेशा की तरह हम मुल्क भर में मौसम की सूरत हाल से करते हैं, तो आइए आपको वेदर अपडेट से आगाह करते हैं। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। बालाई इलाकों में बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मैदानी इलाकों में भी 6 जनवरी तक बारिशों की पेशगोई की गई है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -6 और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में कम से कम टेम्परेचर -9 और ज्यादा से ज्यादा 3 डिग्री रहने की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। आवाम को खराब मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। और अब रुख कर लेते हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ, जहां मौसम शदीद सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 11 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के है। और अब आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम पर, जहां शदीद सर्दी का राज बरकरार है। पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की बात करते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहां पर कम से कम टेम्परेचर -1 और ज्यादा से ज्यादा 12 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब आगे चलते हैं, जिक्र करते हैं पंजाब के मौसम का, जहां जाड़ा जोबन पर है और धुंध ने डेरे डाल रखे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 7 और ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की तरफ चलते हैं। वहां पर कम से कम टेम्परेचर 1 और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की बात कर लेते हैं। मुल्तान में कम से कम पारा 7 और ज्यादा से ज्यादा 19 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के ज्यादातर इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद और धुंध छाए रहने की पेशगोई की है। और मजीद आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं सूबा बलूचिस्तान का मौसम, जहां खून जमा देने वाली ठंड का राज है। कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 14 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, चमन, पशीन, ज़ियारत समेत दीगर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया है। और अब आखिर में हमेशा की तरह जिक्र करते हैं सुबह सिंध के मौसम का, जहां शदीद सर्दी की लहर जारी है। कराची में दर्जा हरारत कम से कम 12 और ज्यादा से ज्यादा 28 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की बात करते हैं। हैदराबाद में कम से कम पारा 11 और ज्यादा से ज्यादा 26 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि सखर, शिकारपुर, कशमोर, खैरपुर और मोहनजो दड़ो में धुंध छाए रहने का इम्कान है।
प्रोग्राम के सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की। तो आज इंतहाई अहम दिन है। आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने वाला है। दोपहर 3:30 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में बड़ी बैठक लगेगी। तहरीक इंसाफ ने अपना चार्टर ऑफ डिमांड तैयार कर लिया है और तहरीरी तौर पर भी मुतालबात हुकूमत के सामने रखे जाएंगे। इत्तलात के मुताबिक PTI की जानिब से गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई, 9 मई और 26 नवंबर के एहतजाज पर जुडिशल तहकीकात का मुतालबा किया जाएगा, जबकि मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की सरबराही में होंगे। हुकूमत की चंद शख्सियात की जानिब से मुज़ाकरात से मुतालिक सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने PTI के किरदार पर कई सवालात उठाए हैं, जबकि हनीफ अब्बासी ये कह चुके हैं कि अगर PTI से मुज़ाकरात करने हैं तो फिर खवारिज और BALA से भी कर लें। आज के मुज़ाकरात से मुल्की सियासत की समत का तयन करेंगे कि आइंदा सियासी सूरत हाल किस तरह की होगी। अगर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मामलात खुश उसलूबी से तय पा जाते हैं तो फिर सियासी इस्तेहकाम की उम्मीद रखी जा सकती है, और अगर आज मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक पैदा होता है तो फिर 2024 की सियासत 2025 में ही चलती दिखाई देगी। तो नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब। बहुत शुक्रिया खलील साहब आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी, आज हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर होने जा रहा है। PTI के दो मुतालबात हैं, एक ये कि सियासी कैदियों की लिए रिहाई और दूसरा 9 मई और 26 नवंबर की जुडिशल तहकीकात। PTI के मुतालबात कितने जायज़ हैं, आपको क्या लगता है? बहुत शुक्रिया सोनू टीवी का और आपका दोनों का कि आपने मुझे लिया सुबह। आप मौसम का जिक्र कर रही थी कि धुंध अंधाधुंध है, इसी तरह सियासी धुंध भी अंधाधुंध छाई हुई है। कोशिश तो यही है कि किसी तरीके से छटे। आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा। जहाँ तक आपने इख्तलाफ राय की बात मिस की है और भाई ने एक बात की है अज़हर साहब ने, तो ये होते हैं पार्टीज़ में इख्तलाफ राय, लेकिन चूँकि मुज़ाकरात में मियाँ नवाज शरीफ चूँकि उनकी इजाज़त के साथ है सारा जो कमेटी बनी है, और उसी दूसरी तरफ बानी PTI है, और इस तरह हमारे अलाइज जो हैं, हमारी भी कोशिश यही है कि कोई बड़ी से बड़ा कोई गज़वा हो, कोई सुलह हदैबिया हो या दूसरी जंग अजीम हो, उसका जो अल्टीमेटली हल निकलता है वो मुज़ाकरात की टेबल पर निकलता है। जंगों से कभी कोई हल नहीं निकले किसी भी चीज़ के, ना जंग अमन भी हमेशा डायलॉग के ज़रिए ही आता है। मुतालबात जहाँ तक है वो उनकी अपनी एक डिस्क्रिप्शन है, सवाबदीद है कि वो किस किस्म के मुतालबात वो रखते हैं या जो हम सुन रहे हैं। अभी देखना ये पड़ेगा हमें कि हमें भी वक्त चाहिए थोड़ा बहुत। आज अब देखेंगे कि जब वो मुज़ाकरात लेके आते हैं तो हम उसके बारे में उनको, एक तो क्या है हमारी कमेटी, मुझे तो नहीं पता, आई एम नॉट मेंबर ऑफ दैट कमेटी, बट मैं यही ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरा जो अपना एक परसेप्शन है पॉलिटिकल, एज ए पॉलिटिकल वर्कर या एज ए वकील, लीगल परसेप्शन, तो नेचुरली अगर कोई चीज़ आपको कोई देता है तो उसके बारे में आपको सोचने विचार करने का मौका ज़रूर मिलना चाहिए। इसमें कोई बात नहीं, इट्स नेवर लेट, कभी भी लेट नहीं होता। हाँ, दूसरी बात इख्तलाफ राय में तो आप देखिए जिस दिन पहला राउंड हुआ था तो अली मीन गंडापुर में बजाय इसके कि वो करम जाते, पारा चनार जाते, उन्होंने कहा जी हम बंदूकें लेके फिर दोबारा इधर आ रहे हैं। ऐसे मुज़ाकरात चलते नहीं ना होते हैं। ये दोनों तरफ से फ़ज़ा जो है इसको एक्सेप्टेंस की फ़ज़ा बनानी चाहिए, मकबूलियत की और कबूलियत की। तो इस हवाले से देखते हैं आज क्या होता है। लेकिन अच्छा खलील साहब, ये बताइएगा कि अब तक जो मुतालबात हम सुन रहे हैं तहरीक इंसाफ के, उन पर हुकूमत कितने फीसद अमल दरामद करा सकती है? और दूसरा बात हो रही थी कि गिव एंड टेक तो होता है जब बातचीत होती है, तो आप क्या समझते हैं, आप PTI से क्या चाहते हैं जो कि आप अपने मुतालबात की मेज़ पर, मुज़ाकरात की मेज़ पर चीज़ें रखेंगे मुतालबात? नहीं, हमारा तो कोई मुतालबा नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो, और जो वो चाहते हैं कानून की हुक्मरानी हो, हम भी वही चाहते हैं। दूसरे नंबर पर आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि गिव एंड टेक तो होता है, बिल्कुल होता है। मतलब मैंने अभी सुलह हदैबिया का जिक्र किया, उस वक्त भी गिव एंड टेक हुआ था, कुछ चीज़ें रखनी पड़ती हैं, कुछ छोड़नी पड़ती हैं। बट द प्रॉब्लम भाई ये है सर के देखना ये पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें उस एम्बट में आती हैं, इस दायरा कार में आती हैं कि गवर्नमेंट उनको कर सकती है। मिसाल के तौर पर अगर फौजी ट्रायल हुआ है, फौजी ट्रिब्यूनल्स के जरिए से, जिस तरह अमेरिका में वो लोग कह रहे हैं जिस तरह फौजियों को, लेकिन अमेरिका में भी अभी तक फौजी ट्रिब्यूनल्स बने हुए, वहाँ भी फौजी ट्रायल होता है। ये देखना ये पड़ता है क्योंकि ये जो 9 मई था ये हमारे लिए भी 9/11 था। तो मतलब पहली दफ़ा हुआ कि किसी पार्टी ने मुल्क की एटमी जो तनसीबात हैं फौज की,
उन पे हमला किया। आज तक लोग फांसी लग गए, जला वतन हो गए मियां नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा भुट्टो शहीद होगी, लेकिन किसी ने फौजी इदारों पे या उनके मुजस्मों को नहीं तोड़ा आज तक। लेकिन बुत परस्ती से ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो शख्सियत परस्ती होती है। इससे हमें निकलना पड़ेगा। इस जमात को भी हमारे भाई हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, सारे पाकिस्तानी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी जो राइट नाइट जो है डायर ऑफ द नीड टाइम जो है कि बहुत सारे लोगों की नज़रें जो हैं वो हमारे एटमी प्रोग्राम पे हैं। उनका बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब ने सही कहा कि निशाना कोई और है, लेकिन ये इस पे तो हम कभी भी कोई समझौता नहीं कर सकते। खलील साहब, आपने बड़ी बेहतरीन बात की है कि हमें शख्सियत पसंदी से निकलना पड़ेगा। इसी हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। 9 मई के मामले पर फौजी अदालतों से सजाओं का सिलसिला शुरू हो गया है। क्या इसके बावजूद हुकूमत 9 मई की जुडिशियल तहकीकात करेगी? देखें, जो इंक्वायरी ऑफ कमीशन एक्ट है उसके तहत, चूंकि मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हूँ मैं, उसके तहत तो ये जो कमीशन है इसकी राय बाइंडिंग नहीं होती। दूसरा नंबर, कमीशन उस जगह पे बनते हैं जहां पर चीजें गैर मुबहिम हो, जिनका वाज़ेह पता ना हो, इनकंक्लूसिव हो। तो इसमें तो बड़े क्लियर चेहरे हैं। हमारी बहन है डॉक्टर अपना यास्मीन राशिद साहबा, वो कह रही है जेल रोड वाले दफ्तर से पराडो पे व्हाइट कलर की बैठ के कोर कमांडर हाउस जाना है। हसान न्याजी हमारा तो नहीं, उनका भांजा है, वो बता रहे हैं कि जनरल साहब की पैंट का साइज कितना है। इसी तरह सैनिटर मोहतरमा एजाज चौधरी साहब अपने बेटे को कह रहे हैं कि हमने कोर कमांडर हाउस का एक गमला तोड़ दिया। इसी तरह बानी पीटीआई कहते हैं कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो इससे भी ज्यादा बहुत ज्यादा बड़ा रद्द-ए-अमल आएगा। तो खलील साहब, इससे तो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है जुडिशियल वाला मुतालबा, तहकीकात वाला। नहीं देखते, नहीं मैं ये नहीं कह सकता। देखते हैं कि आज वो मुतालबात रखना उनका राइट है, और उसमें फिर अगर चाहे मतलब वो 1 घंटा हो या 1 दिन हो, हमें भी सोचने का मौका मिलना चाहिए। ये कोई ऐसी देखो ऑलवेज हरी वरी और करी। लेकिन खलील साहब देखें, हुकूमत की सोच की अक्कासी तो हम देखते हैं कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब भी बार बार ये कहते हैं कि जनाब जो 9 मई के मास्टर माइंड्स हैं उनको सजा दी जाए। ये मुतालबा वो बार बार दोहराते हैं। इससे मुराद आपको भी पता है क्या है, हमें भी पता क्या है। तो ऐसे में फिर हुकूमत कितनी पुरुमीद है कि बानी पीटीआई को फौजी अदालतों से सजा हो जाएगी, और फिर मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा ऐसे में? देखिए, फौजी अदालतों का जो तरीकाकार होता है, सबसे पहले सिविल कोर्ट में केस जाता है, वहां पे कोजेंट एविडेंस अगर हो और अगर मुतालबा करती है फौज, आर्मी की अदालतें, ट्राइब्यूनल्स, और अगर अदालत के पास इस किस्म की मजबूत रीजनेबल रीजंस हों, तो ये एक तरीकाकार है फौज का कि फिर वो जो मुकदमा है सिविल अदालत से उस कोर्ट में मुंतकिल हो सकता है। अभी तक जो फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद जो शवाहिद हैं, और जिसको पंजाबी जैसी जाटा खुरा कहते हैं, खुरा तो उधर को जा रहा है जिधर भी जा रहा है, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि क्या उनके लिए उनके पास कोई एविडेंस है, कोई कोजेंट एविडेंस। जिस तरह इन लोगों को सजाए हुए हैं, आर्टिकल 164 है कानून शहादत का, उसमें जो अमेंडमेंट हुई थी वो यही थी कि जो वीडियो एंड ऑडियो एविडेंस है, जो हम बात कर रहे हैं, ये ऑडियो एविडेंस है, वीडियो एविडेंस भी है, ये काबिल दखाल शहादत है, एडमिसिबल एविडेंस है, तो उसके तहत सजा दी जा सकती है, वो गैर कानूनी नहीं है। इसी तरह PLD 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज 401 17 जजेस ने फौजी अदालतों के हक में फैसला दिया था। इसी तरह बानी पीटीआई के दौर में 24 फौजी ट्रायल हुए थे। तो देखना यह पड़ता है कि जुर्म की नौयत क्या है, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा, और उसके बाद देखना पड़ेगा कि उसके लिए सबसे बड़ी बात जो है वो एविडेंस की बात है। अगर तो एविडेंस होगी तो डेफिनेट चीज़, क्योंकि सिविलियन का आर्टिकल 2 है, इसका जो आर्मी एक्ट्स है उनका आर्टिकल 2 और 59 अगर मिला के पढ़े तो उसमें ये लिखा हुआ है कि सिविलियन अगर अकॉम्प्लिस है या बेटर है या उसके साथ मिलकर ऐसा, क्योंकि जो फील्ड मार्शल होता है, जनरल फील्ड मार्शल, उसका 5 साल तक आम अगर कोई कैप्टन रिटायर हो तो वो 2 साल तक पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं ले सकता, लेकिन इस लेवल पे जहाँ पर जनरल फैज हमीद साहब थे उनके लिए 5 साल मैंडेटरी मुद्दत थी कि वो ऐसे कोई काम नहीं कर सकते। तो अभी देखना सिर्फ अल्टीमेटली मैं दोबारा ऐसा उधर ही आऊँगा कि क्या अल्टीमेटली ऐसी एविडेंस आती है कि क्या उनका मुकदमा वहां पे चल सकता है या नहीं चल सकता। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि उतनी खतरनाक क्या कहना चाहिए, जो कहते हैं कि अक्लमंदी की तो कोई ना कोई इंतहा होती है, जहालत की कोई इंतहा नहीं होती। तो इस तरह से तमाम फौजी अदारों पे उनके मुजस्मे तोड़ना, आप देखें अगर टीचर्स के बच्चे, आम हमारे बच्चे, आप किसी और के भी बहन भाई, आपके बहन भाई जिंदगी अपनी गुजारते हैं। अभी भी वो सियाचिन में सर्दी जहाँ पे जिस तरह आप खुद फरमा रही थी कि खून जमा देने वाली सर्दी है, वहां पे वो खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उनके मुजस्मे तोड़ दें, हम उनको रुसवा कर दें? इस बात पे तो समझौता नहीं होगा। खलील साहब, आप थोड़ा सा रुख चेंज करते हैं बात का, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से बात कर लेते हैं। वजीर आजम ने माशी तरक्की के लिए उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम जारी कर दिया है। ये एक बहुत ही अच्छा और बेहतरीन प्रोग्राम अब तक दिखने में लग रहा है। सियासी अदम इस्तेहकाम के दौरान इस प्रोग्राम के मकासद कैसे हासिल हो पाएंगे, इस हवाले से हमें बताइए।
इट्स वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। 2002 में नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह साहब प्रेसिडेंट थे, तो पाकिस्तान आए थे तो उन्होंने कहा कि वाई नॉट, अगर हमारी इनके साथ राइवलरी भी है तो मियां नवाज शरीफ साहब का ये प्रोग्राम था उड़ान, लेकिन उन्होंने इसको अडाप्ट किया और वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। उसमें ये था कि उसमें एक सियासी विल थी, जो आपने अभी बात फरमाई है। आई टोटली एग्री विद यू, आई कोलैबोरेट योर थॉट्स। अगर आप भी यहाँ पे भी ये जो अभी आप धुंध या अंधाधुंध की बात कर रही थी, इसको अगर हम छट जाती है, कम हो जाते हैं, हमारे डायलॉग करीब करीब आ जाते हैं, तो इसके लिए उड़ान प्रोग्राम के लिए पॉलिटिकल जो है अपना स्टेबिलिटी वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आपने एक्सपोर्ट करनी है, जब आपने कोई और चीज़ें बिजनेस करना है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि तमाम जो दुनिया के ममालिक हैं और जो दूसरे लोग हैं, उनका एक आपके कंट्री पे ट्रस्ट हो, यहाँ पे हालात जो हैं वो ठीक रहेंगी। हाँ, और इसके अलावा ये भी चीज़ है, मैं एक बात करना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी गवर्नमेंट शुरू करे, एनीवन, हम करें और करे, अगर कोई मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, कि जो मुल्क के लोगों का जिस्म और रूह का रिश्ता बरकरार रख सके, अगर वो प्रोग्राम उसके लिए जायज़ है तो उस प्रोग्राम को चलना चाहिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आ जाए। बिल्कुल ठीक है, ये प्रोग्राम चलना चाहिए, कोई भी चाहे गवर्नमेंट आ जाए। खलील साहब, आप आज मौसम का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ की बात कर लेते हैं। आप बिलावल भुट्टो का आपने जिक्र किया, वहीं से बात आई जहन में। वो कहते हैं कि जनाब आप लोग जो है ना, ये सारी जो बातें कर रहे हैं कि जनाब अमेरिका हमारी एटमी तनसीबात को निशाना बनाना चाहता है, एटमी प्रोग्राम हमारा हदफ है, लेकिन वो कहते हैं कि जब अमेरिका से दबाव आएगा तो आपने उसके लिए ये काउंटर तैयार कर रखा है कि जनाब तहरीक इंसाफ से तो कोई लेना देना नहीं है, असल मसला जो है वो एटमी हमारे जो प्रोग्राम है उस पर जो है अमेरिका की नज़र है। ये जो कमेंट है तहरीक इंसाफ का, ये कितना दुरुस्त है? देखिए, एडमी प्रोग्राम आपको पता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, इन सब ने और बहुत सारे लोगों ने मिलकर शुरू किया। फिर अल्टीमेटली वो मई का महीना आया, तमाम तर सैंक्शंस लग गई और मिलकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसके मुजाहरे किए, इसलिए कि इंडिया उससे पहले मुजाहरे कर चुका था। क्लिंटन साहब ने बड़े 6 फ़ोन किए, इसके 5 फ़ोन किए, इसके बावजूद 6 मुजाहरे हुए। ये डेटरेंस के लिए नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस के लिए भी है, क्योंकि हमारे जो साथ है, हमारे साथ ही वो अलहदा हुए थे, लेकिन वो एक सुपर पावर बन चुके हैं। और उसमें फिर मैं बात जो मैडम ने फरमाई थी कि पॉलिटिकल इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आज तक ये नहीं हुआ कि इलेक्शन हो जाए, जिसके 100 वोट है वो कहेगा जी मैं रात को जीत के सोया था, और जिसके 90,000 वोट है वो कहे जी वो हार गया 90,000 वाला, मैं 100 वाला जीत गया हूँ। ऐसे कभी कोई सवाल नहीं उठता। इसलिए सबसे पहले यहाँ पे एक्सेप्टेंस, एक दूसरे के लिए कबूलियत जो है वो होना ज़रूरी है। और इसके अलावा बिल्कुल जहाँ तक एटमी प्रोग्राम का तल्लुक है, किसी सूरत में, चाहे इसमें कुछ भी होता है, पाबंदियां लगती हैं, कुछ भी होता है, इस पे कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई भी मुल्क कह ले, इस पे किसी सूरत में भी समझौता नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, हमारी खुद मुख्तारी का सवाल है और हमें इस तरह की जो पाबंदियां हैं फिर उनको खातिर में नहीं लाना चाहिए। बहुत शुक्रिया, संधू साहब हमारे साथ मौजूद थे। और कल हमने देखा कि वज़ीर आज़म की जानिब से उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया, और इस मौके पर अच्छी बात यह थी कि KP की नुमाइंदगी भी वहाँ से हुई और खैबर पख्तूनख्वा से मुज़म्मिल असलम साहब ने शिरकत की, जो कि एक बड़ा अच्छा जेस्चर था। और उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए ये प्रोग्राम बड़ा बेहतरीन साबित हो। प्रोग्राम में अब वक्फा शामिल करते हैं, उसके बाद आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। पाकिस्तान, वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक इंतहाई अहम और हसास मौजू पर, जो ना सिर्फ हमारी माशरती इक़दार बल्कि ख़ानदानी निज़ाम पर भी गहरे असरार डाल रहा है। गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान में तलाक के साथ साथ खुला के केसेस में भी तेज़ी से इजाफा देखने में आ रहा है। कराची की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 4 सालों में खुला के केसेस की तादाद दुगनी हो गई है। दैट मीन्स 2020 में कराची की फैमिली कोर्ट्स में 5,845 केसेस दायर हुए थे, लेकिन 2024 में ये तादाद 11,000 से तजावज़ कर गई है। और आज भी कराची में रोजाना की बुनियाद पर 30 से ज़ायद खुला के केसेस दायर हो रहे हैं, जबकि 4 साल पहले ये शरह 16 केसेस यौमिया थी। और अगर पूरे सिंध की बात कर ली जाए तो 2024 में 20,000 खवातीन ने खुला के दावे दायर किए हैं। ये आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि हमारे मौशरती ढांचे में कोई गहरी तब्दीली हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि खुला के बढ़ते हुए केसेस की वजूहात क्या है? क्या ये सिर्फ ज़ाती मसाइल हैं या इसके पीछे कोई समाजी या फिर मौशी अवामिल भी कारफरमा है? तो नाज़रीन, इसी अहम मौजू पे बात करने के लिए और इन तमाम नुक्तों को एक्सप्लेन करने के लिए इस वक्त हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। मारूफ फैमिली लॉयर हैं शबनम गौरी। बहुत शुक्रिया शबनम आपके वक्त का। सबसे पहले आपको हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए हैं। आप कराची में खुला के केसेस में इजाफा हो रहा है, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इसकी वजूहात आप क्या देखती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Actually, Nizir Farnaz,
खुला के केसेस में जो इस वक्त इजाफा हो रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो पहली वजूहत ये है कि लड़कियों और लड़कों में दोनों में पेशेंस हम नहीं देखते। मतलब इतनी जल्दी जिस तरीके से मोबाइल स्विच ऑन करने की जल्दी है, सेम इसी तरह खुला की जल्दी है। शादी हो रही है और फौरी तौर पे एक छोटी सी बात को लेके बिल्कुल पेशेंस नहीं होता है, दूसरे को टॉलरेट नहीं कह रहे होते हैं, उसमें फैमिलीज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, 2 से 3 लोग का इन्वॉल्वमेंट होता है और फिर वो खुला की तरफ जा रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि अल्लाह ताला ने तलाक का हक मर्द के हाथ में रखा है, तो मर्दों में पेशेंस थोड़ी ज्यादा होती है, जी। ठीक है। लेकिन खवातीन को जब से ये पता चला है कि भाई हमारे कानून में इस चीज की जगह है, और इस्लाम में भी है कि अगर औरत को नहीं समझता तो खुला की तरफ जा सकती है, तो ऑब्वियसली जैसे ही खवातीन को ये चीज शऊर में आ रही है, पता चल रहा है, तो वो फौरन कोर्ट का रुख करती हैं और खुला की तरफ जाती हैं। तो सबसे बेसिक रीजन पेशेंस नहीं है, बिल्कुल भी कुव्वत बर्दाश्त नहीं है लड़कियों में खासतौर पर। तो ये पेशेंस की कमी आपको क्या लगता है कि ये तरबियत में कमी की वजह से है, एजुकेशनल सिस्टम हमारा कुछ इस तरह का है, तरबियत जो पेरेंट्स करते हैं वो ख़राब है, टीचर्स का ध्यान नहीं है, सोसाइटी ऐसी, आपको क्या लगता है ये कहाँ से आ रही है इंटॉलरेंस? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, देखिए सारी चीजें जो है ना, एक होती है तालीम, ठीक है, एक होता है शऊर, जी। ठीक है। तरबियत और शऊर इक्विवेलेंट है। माँ बाप क्या कर रहे हैं, बच्चियों को तालीम दिलवा रहे हैं बहुत ज्यादा। अच्छा, आप इसको ये नहीं कह सकते कि एक देही इलाकों में खुला का ज्यादा हो रहा है रुझान, शहरी इलाकों में ज्यादा है। इसमें आप इस चीज को ज्यादा फोकस कर सकते हैं कि जितनी ज्यादा शहरी इलाकों में खुला का रुझान है ना, ये देही इलाकों में थोड़ा सा उसके मतलब मुकाबले में थोड़ा कम है। वजह ये है कि लड़कियां बहुत ज्यादा तालीम हासिल कर रही हैं, माँ बाप का सारा फोकस है बस तालीम हासिल करे लड़की, पैरों पर खड़ी हो जाए। उसके बाद लड़कियों को क्या लगने लगता है कि नहीं हम इंडिपेंडेंट हैं, वी डोंट नीड अ मैन। शादी की है एक लाइक अ लेबल, और उसके बाद वो फिर खुला की तरफ चली जाती हैं कि मैं जब खुद को पाल सकती हूँ, मैं जब तो शबनम, आप कह रहे हैं कि खवातीन में ये जो शाऊर है और खुद मुख्तारी है जो ज्यादा आ गई है तालीम की वजह से या सोसाइटल प्रेशर की वजह से, वो इस चीज की तरफ लेकर जाती है, इंटॉलरेंस की तरफ, इम्पेशेंस की तरफ? ये दो चीजें, आप इसको अगर एक पॉजिटिव वे में लेंगी ना, तो हम इसको, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए खवातीन के लिए, थोड़ा सा एलैबोरेट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब भी आप एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, एक वर्किंग लेडी की। एक वर्किंग लेडी है, हाउसवाइफ भी है, वर्किंग लेडी भी है, उसे मालूम है कि उसको उसकी तरबियत और उसके अंदर शऊर, ये दोनों चीजें मौजूद हैं। वो पढ़ी लिखी है, उसे पता है कि उसको वर्किंग लेडी है, बाहर जाना है, घर आना है, फैमिली देखनी है, और देखना है, बच्चे देखना है जी। इसी तरह जो न्यू जनरेशन है, आप इसको लगा लें लाइक 2019 के ऑनवर्ड जितने एजुकेटेड लड़की आई हैं, उन सब में क्या कंसेप्ट है, शऊर की कमी है, तरबियत की कमी है। माँ बाप कहते हैं बेटा, बहुत ज्यादा उनको लाइक सपोर्ट करते हैं, बेटा तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम्हें आदमी की जरूरत नहीं है। ये तरबियत घरों से आ रही है, तो ये है। बिल्कुल। तो शबनम, ये नजफ ने भी आपसे तफसीलन ये जानने की कोशिश की सवालात करके कि वजूहात क्या हैं। अब जरा हम बात कर लेते हैं, ये बताइए कि खवातीन के लिए कानूनी तौर पर खुला लेने के लिए बुनियादी शराइत क्या हैं और किस तरह किसी खातून की जानिब से खुला का मुकदमा बाकायदा अदालत में दायर किया जा सकता है? अच्छा देखिए, अब मैं फिर से यही बात कहूंगी, क्योंकि पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, क्योंकि बहुत आसान एक्सेस है, कानून का भी एक्सेस बहुत ईजी हो गया है, तो कानून में ना खुला के लिए कोई राइट नहीं। जिस वक्त एक लड़की कोर्ट में खुला दायर करती है, अगर शौहर कितना ही नेक है, कितना ईमानदार है, कुछ भी है, वो गई कोर्ट में, उसने जाके कोर्ट के ऑनरेबल कोर्ट के सामने कहा कि भाई मुझे जो है इस आदमी के साथ नहीं रहना, ये बहुत अच्छा आदमी, बस मुझे रहना ही है, कोर्ट उस लड़की को फेवर करी, अच्छा, उसको खुला ग्रांट। हाँ, मगर उससे पहले कुछ हमारे स्टेजेस होते हैं जिसमें लड़के का होना जरूरी है, उसको पूरा टाइम दिया जाता है, मोड ऑफ सर्विसेज होती है, लड़के को इंटीमेट करना जरूरी है, शरई लिहाज से भी और हमारे पाकिस्तान के हिसाब से भी। बिल्कुल ठीक। अगर हम फॉर इंस्टेंस लें शबनम के खुला के केसेस की कानूनी कार्रवाई में सबसे बड़ी रुकावट, कोई तो रुकावट होती होगी, तो वो क्या है बेसिकली? देखिए, कानून सबसे पहले तो ये है कि अदालत तक पहुंचने में सबसे पहली रुकावट होती है माशरे की। जी, कहते हैं अदालत का ये तो बड़ा मसला है, बदनाम हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। कवानीन हमारी कोर्ट आप ही के लिए बनी है, आप आसानी से रुजू कर सकते हैं।
और दैट डजंट मीन कि आप उसको नेगेटिव वे में लेकर जाएं। हम पॉजिटिवली तक पहुंच सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं, और कोई रुकावट नहीं है हमारे कानून तक अप्रोच करने में। सिर्फ और सिर्फ आती है लोग क्या, माँ बाप की तरफ से कुछ जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि नहीं इनकी बच्चियों को घर बसता रहे, कुछ मीडिएटर्स होते हैं जो आप जैसे मैं भी मीडिएटर हूँ हम नीचे, तो उसमें हमारी प्रायोरिटी ये होती है कि हम जो है ना कोर्ट से पहले ही सेटलमेंट कर दें। अगर कोई बच्चियां हमारे पास आ रही हैं तो हमारी पहली कोशिश होती है, इनफैक्ट हमारे जजेस की भी पहली कोशिश यही होती है कि इनका आपस में पैचअप करवा दिया। अच्छा, तो शबनम अब लास्टली कमेंट करके ये भी बता दीजिएगा, बड़ी अच्छी कोशिश है, किस तरह से आप उनको सुलह की तरफ रागिब करते हैं? ठीक है, सुलह की तरफ हम इस तरह रागिब करते हैं कि ऑब्वियसली कि जिस वक्त दो हस्बैंड और वाइफ में जो सबसे बेसिक होता है कि आपस में इंटरेक्शन की कमी हो जाती है, वो अपने ईगो में होते हैं, फिर उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हद से ज्यादा होता है, जिसमें आप कह सकते हैं कि लड़की के पेरेंट्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, लड़के के पेरेंट्स। बिल्कुल ठीक है, यानी बिल्कुल ठीक है शबनम गौहरी साहबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यानी आप ये कह रही हैं कि आप जो दोनों फरीक हैं ना उनको फिर बिठाते हैं, किसी और की उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और उनको मामलात को तय करने का मौका देते हैं ताकि वो अपने मामलात को सॉर्ट आउट कर सकें और अदालत का दरवाजा उन्हें ना खटखटाना पड़े और घर तबाह ना हो बल्कि घर बच जाए। और इसी के साथ ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। Stay with us. वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एजुटेनमेंट सेगमेंट की। तो आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो दुनिया के हर शख्स पर लागू होता है। हर शख्स की ज़िंदगी नाजरीन गुजर रही है और उसकी बढ़ती उम्र के असरात ख़ास तौर पर जिल्द पर नज़र आते हैं। बढ़ती उम्र के जिल्द पर असरात क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये किसके लिए ज़्यादा होते हैं और एक आम इंसान इससे कैसे छुटकारा हासिल कर सकता है, इस पर आज हम बात करेंगे। और हस्ब रिवायत हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डर्मेटोलॉजी के माहिर प्रोफेसर रेहानुद्दीन साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम। थैंक यू। सबसे पहले मैं ये बताइए सर कि बढ़ती उम्र के जिल्द पर क्या असरात होते हैं, किस तरह के? सबसे पहले तो ये जो तीनों सवाल है ना जी, हम इनका इकट्ठा जवाब देने की कोशिश करें जी। तो, लेकिन मैं शुरू करूंगा कुछ आपको हैरान कुन आदाद शुमार। जी, वो ये है जनाब कि ये सारे रेफरेंसेस भी मैंने इकट्ठे किए हैं ताकि इसमें आप देख भी सकते हैं कि अमेरिका जो सुपर पावर है उसका जो डिफेंस बजट है एक साल का $842 बिलियन है। अच्छा, और ये इसमें सबकी आर्मी, नेवी का तनख्वाह, तरबियत, जो उनकी सेहत और जो इवन रिसर्च हो रही है सब कुछ शामिल है। बिल्कुल ठीक। 842। अब ये मेकअप का सामान है और इसकी जो सेल है वो $617 बिलियन है 2023। और ये बड़ा ही फर्क है सर। और ये वो उम्र की खिलाफ दवाएं हैं जिनका बजट ये $77 बिलियन। ओके, अच्छा, अब ये जो दोनों चीजें हैं कि मेकअप का सामान और दवाएं, ये देना एक चीज इन्होंने इंसानों को दिमाग पे डाली है कि जवानी खूबसूरत, जवानी खूबसूरती है। बस। अच्छा, लेकिन जनाब जो बात है वो ये देखें बचपन कितना खूबसूरत है। नो डाउट, नो डाउट। ये अधेड़ उम्रपन दोनों, आप दोनों रेसेस में देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं और ये बुढ़ापे में भी इतने खूबसूरत हैं, ग्रेसफुल, बहुत इंजॉय कर रहे हैं अपनी बहुत इसको ये लोग। तो देखें जो ज़रूरत है ना, और एक है नाइसिटी, ज़रूरत है सेहत और खूबसूरती बात की बात है। अगर सेहत होगी ना वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप खूबसूरत नजर आएंगे। और मज़ेदार बात यह है कि जब सेहत होगी तो खुद ब खुद वो खूबसूरती और उम्र के असरात बेहतर होते हैं। तो ये जो सेहत है ना, उसी से उम्र के बढ़ते हुए असरात भी बेहतर हो जाएंगे। तो हमने ये देखना है कि ये पहले गौर करना है कि हर दौर खूबसूरत है, और ये जो तीनों सवाल जो आपने किए कि क्या होता क्या है, तो क्यों हो रहा है, क्या किया जा सकता है, वो हम तीनों को इकट्ठा देखते हैं। होता क्या है, इसको पहचान सकते हैं आप में कोई शख्स को? नहीं, मेरा ख्याल है हम हाँ, बड़ा दोनों ही मुश्किल है, पहचान बड़ा पाएंगे। मुश्किल है। अब पहचान लेंगे आप। मोहम्मद अली, बिल्कुल बॉक्सर मोहम्मद अली। जी जी, ये बुढ़ापे में इसका हुआ है, ठीक है ना। बुढ़ापे के असरात ये हैं। इस खातून को भी मेरा ख्याल है मुश्किल, ये बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं, क्यों नजफ पहचान पाएंगी? नहीं, मैं अभी ये तो नहीं एलिजाबेथ पहचान टेलर पा है। रही।
ये जवानी के असरात, जवानी में और बुढ़ापे में आप देखें फ़र्क। अच्छा, अब हो क्या रहा है, क्यों तब्दीली आ रही है? ये सामने दो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये जवानी की उम्र है, ये बुढ़ापे की उम्र, स्किन है। इनमें आप देखें 2-3 फ़र्क आप खुद बता देंगे मुझे, क्या नज़र आ रहे हैं? मुझे फर्क तो काफी सारा नजर आ रहा है, हाँ, लेकिन ये चौड़ाई कम है, देखिए बिल्कुल। ये खून की नालियां इसमें कम है, और ये जो रस्सियां आपको नजर आ रही हैं, कैपिलरीज कोलेजन कम है, फाइबर्स, एक पिक्चर में कैपिलरीज ज्यादा है, दूसरे में कम जी, है। तो ये सारी चीजें इनको हम एक एक करके देखते हैं। देखिए ठीक है, क्या ब्लड होता है, सर्कुलेशन भी नजर आ रही है, वो एक भी कम में हो गई, ज्यादा और एक में हर कम। चीज कम हो गई। तो पहली बात है कि जो जिल्द की चौड़ाई है थिन हो गई है, कम हो गई, पतली हो गई है, खुश्क भी हो गई है। अच्छा, ड्राई। ठीक है ना, खुश्क क्यों हो गई है कि ये जो इसके साथ ये जो आपके स्वेट ग्लैंड्स हैं या पसीने के गुदूद हैं, ये भी कम हो गए, और साथ में आपने चिकनाई के गुदूद भी शुरू में देखे थे कि बालों के साथ होते हैं, ये भी इसमें बुझ गए। अच्छा। तो बताइए कि खुश्क भी हो गई है, पसीना भी नहीं है, चिकनाई भी नहीं है, तो जिल्द खुश्क हो जाएगी। तो बिल्कुल। अब क्या और ये करना है? एजिंग नॉर्मल है? हाँ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल ठीक है। है। तो अब क्या करना चाहिए? जी। सिर्फ पानी ज्यादा हो और जिल्द पे आपने मॉइस्चराइजर दें, आप मॉइस्चराइज रख सके, ठीक है, मॉइस्चराइज रखें। दूसरी एक और चीज़ है कि उम्र के साथ ये जो काले आपके हमारे जिस्म में वो जो मवाद पैदा करता है ना, जो रंग देता है, वो भी घट जाता है। अब ये देखिए मोहम्मद अली को ही देखें, उम्र के साथ इसका ये रंग बेहतर हो गया। बेहतर हो अगर गया। आप अपने घरों में देखें, नानी दादी वो पिछली उम्र से जो ना उनका रंग हल्का होता जिसको जाता हम है। नॉर्मली कहते हैं आप पीली हो गई हैं, वाइट को हम कहने लग जाते हैं आप इसलिए येलोइश कि लग हर रही चीज में हैं। कमी आई है, जो रंगत के मॉलिक्यूल्स हैं, जो मेलानोसाइट्स हैं, वो भी कम हो गए। ओके, ये वजह। जबरदस्त। फिर जनाब ये जो जिल्द है, ये जो मोटी आपकी ये थिन हो गई है, क्यों? इसमें ये जो कोलेजन फाइबर्स हैं सारे, और ये इलास्टिक फाइबर्स हैं, ये सारे टूट फूट गए, और उसकी वजह से जिल्द में झुर्रियां और Wrinkles आ गए। लटपन आ जाता है, इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जाहिरी बात है, जो हमारे सारे जो थे नसें, जो कि आसाब थे, खून, अब ये भी कम हो गए, तो क्या होगा? दर्द कम महसूस होगा। दर्द कम होगा तो चोट के दर्द का एहसास नहीं होगा, जख्म होते रहेंगे, उनके निशानात बनते जाएंगे उम्र के साथ। सही। अच्छा, नमनेस हो जाएगी स्किन में, हाँ, ज्यादा मतलब चोट उनको लगेगी, दर्द पता उतना नहीं चलो। पता नहीं चलेगा उन्हें चोट का ना। अच्छा। तो उम्र के साथ ये सारी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है ना। अब ये जो चीजें हैं, तो जिल्द आपकी देखें ये इस तरह की हो गई है, जिसमें झुर्रियां और ये सारे आपको लटकने वाली बातें हो, तो ये पतली हो गई है, खुश्क हो गई है, पानी और चिकनाई की कमी की वजह से, खून की कमी हो गई है, असाब छूटे हो गए, दर्द कम हो गया है, तो आपको चोट ज़्यादा लग रही है, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, इलास्टिसिटी कम हो गई है, तो लटक गई, सामने की बात है। अच्छा, जख्म भी हो गए। बेसिकली ये क्यों का जवाब है ये सारा। नहीं, ये क्या हो क्या रहा है, हो अब क्या क्यों हो रहा रहा है, अभी उस क्या process में प्रेजेंट अब नजर क्या आ हो रहा रहा है, है। अब बिल्कुल क्यों होता क्यों है? ये होता क्यों है, अब वो बताते हैं आपको। अब ये देखिए कि ये नीचे से हमने देखा था कि नीचे से जिल्द के सेल्स, और ये सारे सेल्स में होता है कि ये नीचे से डिवाइड होते हैं, ऊपर झड़ जाते हैं। 30 दिन में आपकी पूरी जिल्द जो है तब्दील हो जाती है, क्योंकि 30 से 40 हज़ार सेल फी घंटा वो डिवाइड हो रहे हैं और गिर रहे हैं। ठीक। तो एक चीज़ है उम्र की रस्सी। वो क्या है कि ये जो सेल में क्रोमोसोम होते हैं, उनका एक हिस्सा होता है, उसका नाम टीलोमेयर, लेकिन हमने आम समझने के लिए उम्र की रस्सी है ये। ठीक। कि हर बार ये डिवाइड होता है ना, तो कंप्लीटली डिवाइड होता है, लेकिन ये रस्सी थोड़ी सी कट जाती है। तो एक खास लिमिट पे रस्सी की जगह ही नहीं रहती, तो वो फर्दर उसकी जो ना सेल की डिवीजन नहीं हो पाती, बिल्कुल ठीक। वो रुक जाता है और वो सेल की मौत हो जाती है। मज़ेदार चीज़ ये है कि ये जो कैंसरस सेल्स होते हैं ना, जो बेतहाशा पड़ जाते हैं, उनमें ये टीलोमेयर जो है ये बरकरार रहता है, इसमें कमी नहीं आती, इसलिए वो मुसलसल ताहयात वो जो है ना बढ़ते रहते हैं। सही। ठीक है ना। तो अब ये क्यों होता है कि इसे इसकी रस्सी की एक आरी है, टीलोमरेज, वो उसे काट देती है। तो अब दवाई ऐसी बना रहे हैं कि वो टीलोमरेज को तोड़ कर दें, उस आरी का तोड़ कर दें, ताकि ये उम्र की रस्सी छोटी ना हो और इंसान आरी की टूट जैसे जाए। आरी टूट जाए। आरी टूट जाए, हाँ। टूट जाए। आसान लफ्जों में यही है इसका। आसान लफ्जों में ये है, तो वो कोई उसके काट ऊपर ना रिसर्च सके। कर रहे हैं, कोई काट ना सके। तो टीलोमेयर
अब मज़ेदार चीज़ ये है कि टीलोमेयर अगर आपने चाहते हैं कि वो शॉर्टनिंग ना हो, सेहतमंद बैलेंस ग़िज़ा, वर्जिश, नींद, 3 चीज़ें बिल्कुल। हर एक कर सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि वो टीलोमरेज इनहिबिटर ले। यानी कि क्या किया जा सकता है, तो ये वजह है और इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें हैं। तो ये टीलोमरेज इनहिबिटर जो डेवलप कर रहे हैं उसकी जगह पे हम इस पे फोकस कर सकते हैं एक आम आदमी। ओके। फिर दूसरी, उम्र के साथ साथ तोड़फोड़ क्या हो रही है कि सूरज की शुआएं हमारे जिस्म के साथ इंटरेक्ट करती हैं और जहरीले मादे जिन्हें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं वो पैदा होते हैं और वो फिर रिएक्ट करते हैं, बॉडी को तोड़ देते हैं। जो आपने लफ्ज़ सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट्स। यस यस, एंटीऑक्सीडेंट्स। और फिर हार्मोन्स की भी कमी हो जाती है बिल्कुल। उम्र के साथ साथ। तो ये इंसानी जिस्म में आप ये देखें सिर्फ ये इतनी सी चीज़ें हैं, हम 7, 8, ये 9 जो है ना एलिमेंट्स हैं इनके बने हुए। इनके साथ सूरज की शुआएं इंटरेक्ट करती हैं और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पैदा करते हैं और जो जहरीले मादे होते हैं उनके खिलाफ जो सबसे अहम तरीन चीज़ें जो अवेलेबल हैं आम आदमी को, ये विटामिन सी है, ग्लूटाथियोन है, विटामिन ई है। जी। तो ये देखिए, ये विटामिन सी जो है ये आपके फ्रूट्स के अंदर है, फ्रूट्स के सिट्रस अंदर मिल फ्रूट्स के जाएगा। अंदर मिल सिट्रस फ्रूट्स जाएगा। में। बिल्कुल। ये ग्लूटाथियोन नट्स में और ग्रीन वेजिटेबल्स में है। ओके। ठीक है। और ये जो विटामिन ई है अगेन ग्रीन वेजिटेबल नट्स सीड्स में है। और ये विटामिन ए जो कैरोटीनॉइड्स है ये पपीते में और गाजरों में मौजूद। ठीक। तो ये सबसे ज्यादा एंटी एजिंग पावरफुल सब्सटेंस है कैरोटीनॉल और ये रेटिनॉल कहलाता है ये। ठीक है। तो ये आम चीजें आपके घरों में मौजूद है, इनमें ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। बिल्कुल ठीक। हर शख्स को यहाँ पे ये मूली और गाजर का अचार बनाते हैं, उनमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो बेसिकली हमें जी। एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करनी अच्छा है, खुराक नींद चाहिए, अच्छी लेनी है। नींद अच्छी लेनी है। ग़िज़ा खाएं जिसमें ये सारी चीजें मौजूद हो, बैलेंस मौजूद हो। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो बेस्ट है जी। वो ये 2 दवाएं अभी उन पे भी अभी रिसर्च जारी है कि ये मेटफॉर्मिन, रेपामाइसिन हैं जिनसे हम उम्र को कम कर सकते हैं। मतलब मैं यहाँ पे ख़त्म करूँगा इस बात को कि 100 साल ज़िंदगी के राज पर एक साहब थे, उन्होंने रिसर्च फरमाई कि वो दुनिया के 5-6 उन इलाकों में गए जहाँ लोगों की औसत उम्र भी, मतलब बहुत सारे लोग 100 साल जिंदा रहे थे। अच्छा। उन्होंने उनका पूरी रिसर्च की तो वो 4 चीज़ों पे, हालांकि वो मुख्तलिफ जगहों पे थे, अच्छा। उनमें 4 कॉमन चीज़ें पाई। वो क्या चीज़ें थी? ठीक है। वो रोज़मर्रा काम खुद करते थे। ठीक है, एक्टिव रहते थे, एक्टिविटी करते इवन थे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दी कि 96 साल उम्र थी, एक दिन पहले उन्होंने घर में अपने पेंट फरमाया, दूसरे दिन थिएटर में पड़े हुए थे, लेकिन थिएटर में पड़े हुए नहीं थे, वो खुद सर्जरी कर रहे थे, कार्डियक सर्जरी। सो एक्टिव। उनकी खानदानी जिंदगी है, फैमिली के साथ रहते हैं सारे के साथ। और यही नट्स, वेजिटेबल्स, ग़िज़ा का सारी खास कॉमन ख्याल ग़िज़ा जो रखें। होती थी, और वो जो बिलीव है ना उसका, उसके ऊपर यकीन। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल सीरम्स हैं, हम देखते हैं विटामिन ई के सीरम्स हैं, रेटिनॉल सीरम्स हैं, एंटी एजिंग सीरम्स हैं, मैंने इसके वही बारे बताया में ना, कुछ बताइए। ये सारी चीजें जो है ना, देखें ये इन्हीं चीजों से ड्राइव करके, जो मैंने कहा आपको कि जी, ये जी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री बनी हुई है, ये उस तरह बनाई गई है, ये मुफ्त में मौजूद है इन्हीं से आपके कशीद पास करके ना आपको जी हाँ, सीरम्स की सूरत में जी दिए हाँ, गए हैं जी हाँ, बॉटल्स जी में हाँ, जनाब। जी हाँ। बहुत खूब। तो ये है असल हकीकत। मतलब अगर आप अपनी सेहत का ख्याल रखें नाज़रीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी इतनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन का। हमें पता चल गया कि हमें यंग कैसे दिखना है। तो अगर आप अपनी इन सेहत ग़िज़ाओं का इंतज़ार लगाने के आप ना अपनी आपने- ग़िज़ा का खास ख्याल रखें, नींद पूरी करें और एक्सरसाइज करें, दैट्स इट। और खुश रहिए, और that's ये it। सारे फल, सब्जियां, नट्स सब कुछ खाएं। मतलब ये नहीं कि enjoy एक ही दिन सब करें। कुछ खाना शुरू कर दे, रोजाना कुछ एक सलाद अच्छे में चीज़ें- पोर्शन के साथ खाएं, बैलेंस which is डाइट लें। important। के साथ, और वर्जिश करें। तो आप यंग दिख सकते हैं और आपकी जो स्किन इश्यूज हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो जनाब, उम्र के साथ ही हमारी जल्द ही नहीं, जिस्म के हर हिस्से की शक्ल में भी तब्दीली रोनुमा हो रही है, और दवाएं जो है ना, ये इनको रोक नहीं सकती, क्योंकि उम्र बढ़ना एक पेचीदा और कसीर जो एहती अमल है, जिसमें तर्ज जिंदगी, खुराक और जीन सबका ही किरदार है। नजफ, बिल्कुल। तो अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि 2025 में पैदा होने वाले तमाम बच्चों का AI यानी मस्नूई ज़हानत के साथ गहरा ताल्लुक है, और इस नस्ल को माहिरीन ने जनरेशन बीटा का नाम दिया है। ये नस्ल एक ऐसी दुनिया में परवान चढ़ेगी जहां टेक्नोलॉजी उनकी जिंदगी के हर हिस्से में शामिल होगी।
तो इसका मतलब ये है कि ये बच्चे खुदकार गाड़ियां, वर्चुअल रियलिटी और सेहत की निगरानी करने वाले आलात के साथ जिंदगी गुजारने वाले हैं। क्या बात है। सिर्फ यही नहीं, इस नस्ल यानी जनरेशन बीटा की तालीम, सेहत और रोजगार ज़रूरियात में AI का गहरा किरदार होगा। ये नस्ल टेक्नोलॉजी के जरिए दुनिया को पहले से ज़्यादा तेज़ी से बदलते हुए देखेगी। इस नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से अफराद अगली सदी यानी 22वीं सदी का आगाज़ भी अपनी आंखों से देखेंगे। और माहिरीन का इस मुतालिक ये कहना है कि ये नस्ल बेहतर सहूलियात की वजह से ना सिर्फ तवील जिंदगी गुजारेगी बल्कि अपनी जिंदगी के दौरान टेक्नोलॉजी के इनकलाबी सफर का हिस्सा भी बनेगी। अब वक्त आ चुका है कि हम सब मिलकर इस बदलती हुई दुनिया के इस्तकबाल करें और इसके लिए खुद को और अपनी आने वाली नस्लों को तैयार करें। क्या बात है, ये तो बहुत ही खूब किस्म की हमने स्टोरी आपके साथ शेयर की है। और ये बड़ा फ्यूचर से इंटरेस्टिंग फैक्ट related। है जिसमें कहा जाता है ना कि उम्र घट रही है, लेकिन वो बता रहे हैं जनाब बढ़ जाएगी उम्र चलिए सहूलियात की मैं वजह से। फ्यूचर से रिलेटेड एक और मजे की बात आपको बताती हूँ और अपने नाजरीन को भी। क्या आप यकीन करेंगे कि एक सदी पहले यानी 1925 में एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने हमारी आज की दुनिया के हवाले से कुछ हैरत अंगेज दुरुस्त पेशगोइयां की थी। एक सदी पहले? एक सदी, वाकई? बिल्कुल एक सदी पहले। अच्छा चलें फिर बता दें क्या थी वो पेशगोइयां जनाब। और प्रोफेसर जो थे दैट इज आर्चीबाल्ड मोंटगोमरी लो ने आज से 100 साल पहले 2025 की दुनिया के बारे में जो कहा था वो आज हमारी जिंदगी की हकीकत बन चुका है। उन्होंने कहा था कि लोग रेडियो अलार्म वाली घड़ियों से जागेंगे, दिन का आगाज टीवी और रेडियो की खबरों से करेंगे और खुद चलने वाली सीढ़ियों का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए आप? खुद ये चलने वाली पेशगोइयां तो दुरुस्त साबित हो रही हैं और सीढ़ियां मतलब एस्केलेटर ही है ना? जी हाँ, एस्केलेटर का इस्तेमाल करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने पेशगोई की थी कि टीवी और लाउड स्पीकर अखबारात की जगह ले लेंगे और साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि लोग एक बटन दबाने पर जो है खबरों को सुन सकेंगे और देख सकेंगे। और हम ये देख सकते हैं कि आज हम स्मार्टफोन्स और टीवी के जरिए ही ये सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, दुनिया तो ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो फिर तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस हैं और इनमें से ज्यादातर दुरुस्त साबित हुई। बिल्कुल, और प्रोफेसर लो ने ये भी कहा था कि खुदकार टेलीफोन, खुफिया कैमरे और दिमाग से दिमाग तक बातचीत जैसे तस्वुरात भी पेश किए थे। इसके अलावा उन्होंने हवा और पानी से तवानाई हासिल करने की भी बात की थी और आज हवा और शमसी तवानाई के जरिए हम चीज़ें किस तरह इस्तेमाल करें, एनर्जी बना रही हम देख सकते हैं। ये तो वाकई हैरत अंगेज बात है कि एक सदी पहले किसी ने हमारी दुनिया की इतनी दुरुस्त तस्वीर कशी की और वो बिल्कुल दुरुस्त भी साबित। बिल्कुल उज़ैर, और इससे हमें ये भी पता चलता है कि साइंस और तहकीक की ताकत क्या हो सकती है। आज भी साइंसदान जो हैं 100 साल बाद की जो दुनिया है ना उसके हवाले से प्रोडिक्शंस कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं और वो हम अपने नाजरीन के साथ कमिंग प्रोग्राम्स में शेयर भी करेंगे। और बिल्कुल हम ये सिलसिला जारी रखेंगे। तो जनाब अब आपको ये भी बता दें कि लाहौर की सड़कों पर आपका कभी पाला पड़ा होगा, कभी आपने देखा होगा चार्ली चैपलिन को, जो कि बहुत मशहूर किरदार हैं। लेकिन जनाब अब वो लाहौर की सड़कों पर आ गए हैं, उनसे गपशप की है, बातचीत की है हमारी नुमाइंदा रुबीना यूसुफ ने, तो आपको वो सुनवा देते हैं। हैव अ लुक। यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा अजाना कहाँ। वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे करेक्टर के पास जो लोगों के चेहरे पर हंसी की वजह बनता है और हमारे साथ मौजूद है चार्ली चैपलिन और वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है और इन्हें देख के कौन नहीं जानता इनको। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? जी बिल्कुल, अल्लाह का लाख लाख एहसान है। कितने खुश है आप? क्या आपकी जिंदगी भी इतनी ही खुश है? देखें जी, सजाए रखते हैं जो चेहरे पे हंसी की किरण, ना जाने दिल में कितने शिगाफ रखते हैं। बात यह है कि एक एक्टर हूँ तो जो मुझे काम मिले, जो गेटअप करना चाहूँ अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। बच्चों के लिए ये अभी स्ट्रगल जारी है। जैसा कि मैंने रेडियो किया, टीवी किया, थिएटर किया, फिल्म की, बुलेटिन, खबरें तक पढ़ी। अच्छा, ये कहा जाता है, हम थोड़ा सा पहले आपकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं कि जैसे आपका जो असल नाम है वो रफ़ाकत है और आपने ये करैक्टर बनने के बाद आपने अपना असल नाम छुपा दिया है, तो क्यों सोचा आपने कि आप एक चार्ली चैपलिन ही बने, कुछ और क्यों नहीं? नहीं जी, बात ये है कि असल में जब मैं चार्ली चैपलिन अगर बनूं तो बड़ा प्लेटफॉर्म हो ना, तो मैं अपना नाम चार्ली चैपलिन अपने हल्के में अपने घर वालों को बताऊं। जब रोड पे खड़े होके परफॉर्म करना है ना,
तो फिर हेजिटेशन फील होती है कि यार मैंने 50,000 रुपये पर डे भी लिया हुआ है। तो अब रोड पे खड़ा हूँ, रोड पे इसलिए खड़ा हूँ कि मेरे 3 बच्चे हैं, वो तीनों स्टडी कर रहे हैं इंग्लिश मीडियम, अच्छा अच्छी स्टडी दे रहा हूँ, और यहाँ से रोड पे मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती। वो साढ़े पंजाबी की मिसाल है ना कि जब मंगना तो फिर कोला क्यों लुकाना। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कभी आपकी जो वाइफ है, बीवी है, वो कहती है ये काम छोड़ दो, मुझे अच्छा नहीं लगता ये वो? जी अर्निंग का सिलसिला बना हुआ है तो बुढ़ी भी तरह बदा जी है, और बुढ़ी भी तरह बदा जी है, उनके नाल कराइए काम ते जांदा की है, और मैं करना पावस जीती, वो हुंदी है लागे सुती। ओ वाह, सुती नूं मैं नहीं जगांदा, चाह मैं अपनी आप बनाउंदा, आस पींदा एक प्याली, ओनू देंदा भर के मग्गा। एवें लोकी मैनू कहंदे ते मैं बुढ़ी दे थले लगा, बुढ़ी भी तो रब दा जी है, उनके नाल कराइए काम ते जांदा की है, बुढ़ी को मिलता है पैसा। अब मेरी टून खराब है, अब मैं कहता हूँ कदी ते पेके जा नहीं देगा, अवे सुख दा सा नहीं देगा, कट्ठियां रह रहे अक गईयां हुण, लागे बह बह पिंडियां वांगू परदेस दफ्तर क्या कहा करते जा नहीं बेगम। सब मेरी थोड़ी सी टोन खराब है, बाकी बेगम बिल्कुल ठीक ठाक है। जबरदस्त, कितना अच्छा, मतलब इतना टैलेंट, मतलब मैं हैरान हूँ, वो सड़क पे रुल रहा है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, कितना मुश्किल लगता है, आप 24 घंटे खड़े रहते हैं और बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, आपकी ड्यूटी है कि आपने रोड पर आना है और खड़े रहना है, कितना मुश्किल लगता है? मैम बात ये है कि अब खड़े होने वाली की बात कर रहे हैं, यकीन माने मुझे तकलीफ होती है। तकलीफ इस चीज़ के लिए होती है कि मैं यहाँ पे जो है ना, मतलब इतना टाइम दे रहा हूँ, मुझे इस चीज़ की तकलीफ नहीं, तकलीफ सिर्फ एक इस बात की है कि यार पाकिस्तान के जो डायरेक्टर है ना, खुदा के लिए आप देखें यार, टैलेंट को प्रमोट करें। अब बिरयानी रोड से खड़ा हूँ, लेकिन बड़ी टेंशन होती है, लेकिन क्या करें, अब बच्चों के लिए रोटी कमानी है, लेकिन बड़े प्लेटफॉर्म का आर्टिस्ट हो तो वो यहाँ पे रोड पे करे तो थोड़ी सी हेजिटेशन फील होती है, बाकी जैसे अल्लाह की मर्जी। बहुत दुख की बात है, प्लीज आप रोए नहीं, बहुत हार्ट रेंचिंग। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि दिन में कितने घंटे खड़े होते हैं आप? मैं मैम यहाँ पे ये कुछ मेरे गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, लेकिन जब मुझे देखता हूँ कि यार अब जो है ना लोग मुझे पैसे नहीं दे रहे, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, थक जाता हूँ, तो फिर मैं आराम भी करता हूँ, फिर उठ के खड़ा हो जाता हूँ, तो मैं आता हूँ 10-11 बजे और 5-6 आते जाते लोग आपको कितने पैसे देते हैं? ये यहाँ पे मुझे 10 भी मिलती हैं और 1000 भी मिलता है, तो ये तो अब लोगों से डिपेंड करता है ना कि वो कितनी देती हैं, हमारी रोजी है कितना मिल जाए। तो कभी आपने खुद से डिमांड नहीं किया कि मुझे इतना दो, मुझे इतना दो? मैडम एक चीज़ और है कि जो है ना, अब प्राइवेट फंक्शन पे जाऊँ या कोई जो मुझे ब्रांड को कहते हैं ना कि यहाँ पे चार्ली आओ, तो आपको वहाँ पे जो है ना आप परफॉर्म करो, आपको टिप नहीं मिलेगी, तो मैं कहता हूँ कि नहीं भाई मैं टिप वाला आर्टिस्ट नहीं हूँ, अब मैं रोड पे खड़ा हूँ, मैंने अपना ये सेट लगाया हुआ है, मैं लाइव परफॉर्म करता हूँ, मुझे कोई देखे या ना देखे, अगर कोई देख ले तो वो मुझे कर दे, लेकिन मैं आगे एक तो रोड के अंदर नहीं घुसता, जो मुझे आके मेरे हाथ में देता है तो वो मैं रिस्पेक्ट से लेता हूँ, जो कोई फेंक दे पैसा मैं उठाता ही नहीं हूँ, मैं कहता हूँ वो भिखारी उठा। हाय हाय, थैंक यू। अच्छा बस मुझे ये बताइएगा कि जैसे हमने गोल्डन मैन देखे हैं, वो बस स्टैचू बन के खड़े रहते हैं, तो क्या आपका काम है इस तरह से मस्ती करना या बस खड़े रहना? मस्ती करना मैं कंटेंट करता हूँ, चोर पुलिस का कर लिया और किसी क्रिकेटर का कर लिया, और कभी हॉकी खेल रही, मैं लाइव परफॉर्म आर्टिस्ट हूँ, तो लाइव जो है ना, लाइव ये आकी ये हॉकी खेल रही, ये चोर पुलिस का कंटेंट है, तो ये मतलब मैं लाइव परफॉर्म करता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ताउला साहब क्या कहती हैं? बस मुझे, हाँ ताउला साहब क्या कहते हैं? ताउला साहब कहते हैं वगदी ये रावी सुट्टा कंगोर आए सुट्टा कंगोर जाते जाते मैं अपने चैनल के दोस्तों से बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जितनी भी आवाम है, ये उनकी ज़बान है, औखी होगी किस्मत खोटी,
डेढ़ हौसली की रोटी भरिया ठूठा बन के लंगोटी दर दर मंगते करण सवाल तोबा मेरी अस्तगफार तोबा मेरी अस्तगफार। नाजरीन, आपने पैकेज तो मुलाहिजा किए, लेकिन साथ ही साथ इनकी बात की बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत को चाहिए कि जिन लोगों में टैलेंट है, जो लोग टैलेंटेड हैं, उनको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए। तो अभी वक्त हुए छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नए साल के पहले दिन खुशखबरी मिली। जिला कुरम में गुज़िश्ता 2.5 माह से जारी कशीदगी का खात्मा हो गया। ग्रैंड जिरगे में दोनों फरीकैन के दरमियान अमन मुआहदा हो गया। ये 14 नकाती मुआहदा है जिस पर दोनों जानिब से 45 अफराद ने दस्तखत किए। इस मुआहदे के तहत सीज फायर पर फौरी तौर पर अमल दरामद होगा, मोर्चे खत्म कर दिए जाएंगे, तमाम लोग अपना असलाह जमा कराएंगे, किसी किस्म की शारा को बंद नहीं किया जाएगा और जो भी फरीक लश्कर कशी करेगा उसे दहशतगर्द करार दिया जाएगा। नुकसानात का अजाला हुकूमत करेगी, ये तय पाया है। और जिला कुरम के तनाज़े में अब तक अगर हम बात करें तो बड़ा अफसोसनाक है कि 200 से ज़्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जबकि इलाज की मुनासिब सहूलियात ना मिलने से तकरीबन 300 के करीब बच्चों की अमवात की भी इत्तलात। और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब। बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके वक्त का। बिलाखिर 2.5 माह बाद हुकूमत मुआहदा कराने में कामयाब हो गई है। मुआहदे पर अमल कब शुरू होगा और इस पर मुकम्मल अमल दरामद कितने वक्त में हो जाएगा, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले तो ये कि दोनों फरीकों के दरमियान मुआहदा हो गया है। ये तकरीबन कोई 100 ईयर्स से लंबा अरसा गुजर गया। ये दोनों फरीकों के बीच में काफ़ी टेंशन रहती थी और उसकी वजह से ये पहली दफ़ा नहीं, इससे पहले भी कई जंगें हो चुकी हैं और कई लोग जो है वो मारे जा चुके हैं। तो इस बार हुकूमत ने फैसला किया था कि इनमें मुस्तकिल जंगबंदी भी हो और इनके मुस्तकिल हल निकाला जाए इसका। और इस पे ठीक है टाइम लगेगा, लेकिन जो वहाँ के मुकामी हमायदीन थे उनकी मदद से दोनों फरीकों को बिठाया और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो उसमें मौजूद रही और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो फरीकैन राजी हो गए। सबसे अहम बात यह है कि वहाँ पे असलहा बहुत ज्यादा फरीकों के साथ जी। और ये पहली दफा उन्होंने एग्री किया कि जी असलहा वो वापस करेंगे। अब ये प्रश्न डाला जाता तो ये असलहा, जब भी असलहा होता है आपको पता है कि फिर कभी कोई ना कोई इस पे फिर वो खून खराबा हो जाता है। लेकिन इस बार जो बहुत सख्ती की गई है और दोनों फरीकों को मजबूर किया गया कि वो असला वापस करे और हुकूमत के हवाले करे अपने आप को कि वो इनकी सिक्योरिटी का जामिन हो। अच्छा शौकत साहब, जरा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा कि बड़ी अच्छी बात है कि बिलाखिर जो है मामला तय पा गए हैं, लेकिन जरा ये भी बता दीजिए क्या रुकावटें थी, क्यों इतना ज्यादा वक्त लग गया, जिसके दौरान हमने देखा बड़ा जानी और माली नुकसान भी हुआ। और ये भी बता दें कि कब तक जो मामूलात जिंदगी है वो वहां पर कुरम में रमा दमा नजर आएंगे? देखिए लेट क्यों हुआ उसकी वजह आपको पता है कि फरीकैन जो है वो असला देने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही मोर्चे खाली करने के लिए तैयार थे। ओके। और वो कि जी अब सड़कें खोल दें, तो अगर हम सड़क खोल देते तो फिर वही खून खराबा शुरू हो जाता। तो इस बार जो है ना काफी मतलब ठीक है तकलीफ भी हुई, सब कुछ हुआ, उस पर माजरत भी है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन ये कि उसका मुस्तकिल हल जब तक आप नहीं निकालते तो 100 ईयर्स का इशू आप तो नहीं हल हो सकता था ना। तो ये मैं समझता गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा किया कि मुआहदा करा दिया और गारंटी ले ली और इसमें चूंकि कबायली हमायदीन इसमें शामिल है उनकी मौजूदगी में सब कुछ हुआ है। और साथ ये भी कहा है कि अगर किसी फरीक ने वायलेशन की तो फिर गवर्नमेंट उसके खिलाफ एक्शन लेगी। अब जहां तक एक्शन की बात है तो एक्शन तो गवर्नमेंट ले सकती थी, लेकिन आपको पता है कि ये कबायली एरियाज है, अगर दोनों के खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो फिर दोनों को बिठाना काफी मुश्किल हो जाता। गवर्नमेंट के लिए काफी असलाह था उनके पास, ठीक ठाक असलाह है। तो अब ये कि सुलह सफाई के साथ उनको बिठा के उनको यानी गवर्नमेंट किसी की फरीक नहीं बनी बल्कि न्यूट्रल होकर उन्होंने बात की और अब इंशाल्लाह ताला सड़कें खोलने। अच्छा शौकत साहब, मामलात को हल कराने में वक्त तो लगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अमन कायम हुआ ये बड़ा देर पा होगा। ये भी बता दीजिएगा सर लास्टली के माली नुकसान का अजाला तो हुकूमत करेगी, मगर इलाज और ग़िज़ाई किल्लत से तकरीबन जो 300 बच्चों की अमवात का बताया जा रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर पर आयद होगी, कौन लेगा?
देखिए, ये जो 300 की बात हो रही है, ये इसकी कभी तस्दीक नहीं हुई है, क्योंकि आपको पता है कि जब इशू बना है 22 नवंबर के बाद से, और हमारा जो सीएम साहब का जो हेलीकॉप्टर है अली अमीन गंडापुर साहब को मुस्तकिल मेडिसिन के लिए उसको वक़्फ़ किया, और डेली बेसिस पे यहाँ तक कि बच्चों के डायपर तक यहाँ से सप्लाई होते थे और वहाँ पे जाते थे। ये थोड़ा सा जो सोशल मीडिया है उन्होंने तो सर अगर आप कोई सही तादाद बता सकें इस पे। नहीं, मेरे इल्म में तो खैर नहीं है इससे, लेकिन अभी पता चलेगा रास्ते के सारे। अभी तो देखिए दोनों फरीकों तक रसाई नहीं थी, बस जो मर्जी है। कुछ सोशल मीडिया ने भी हालात खराब किए, गलत इंफॉर्मेशन, गलत वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी। अब इस पे भी जो है ना सोच रही कि इस पे क्या करना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि जाहिर है शिया सुन्नी ये बहुत अरसे से ये चीज रही है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब उम्मीद यही की जाती है कि देखें उनको भी पता चल गया कि गवर्नमेंट इस पे कोई टॉलरेट नहीं करे। अब जो मर्जी है कर ले, लेकिन ये कि सड़क बंद होगी, वो बंद होगी तो सबको प्रॉब्लम होगी। तो अब जो इनका इशू है की तरफ तवज्जो देगी, उसमें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट जो है वो पूरा जो भी इसके लिए कोई आला सतह का कोई और जगह बनाती है, कुछ और बिल्कुल ठीक है, गवर्नमेंट को बिल्कुल इम्प्लीमेंट करना भी चाहिए। और ये बड़ी खुशाइन खबर है और बड़ी अच्छी बात है कि बिलाखिर मामला जो है वो तय पा गए, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो अब अमन कायम हुआ है ये इसी तरह से चलता रहेगा और दोबारा इस तरह की कोई भी हमें कार्रवाई देखने को नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब आपके वक्त का। साथ ही प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो गया है, कहीं मत जाइए, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान वंस अगेन। नाजरीन, जादू, सिफली अमल, टूना, सहर, जंतर मंतर और तंत्र, ये सब एक ही चीज़ के मुख्तलिफ नाम हैं। कोई इन पर ईमान की हद तक यकीन रखता है तो कोई इन्हें महज ज़हनी इख्तरा समझता है, मगर हकीकत ये है कि जादू की तारीख भी उतनी ही पुरानी और कदीम है जितनी कि इंसानी तारीख। जादू की हकीकत क्या है, इसकी कितनी इकसाम है, ये कैसे मालूम किया जा सकता है कि आप जादू के ज़ेर असर हैं या किसी नफ्सियाती मसले का शिकार हैं, और जादू का तोड़ क्या होता है, इसी तमाम पहलू पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ रूहानी मौलिज सादिया सुहेल राना साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सादिया साहिबा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी ये जादू है क्या, इसको एक्सप्लेन कीजिए, इसकी कितनी इकसाम है और ये आम जादू और काले जादू में क्या फ़र्क है? बहुत शुक्रिया। एक तो बड़ा अहम सब्जेक्ट है, आज के लोग इसमें बड़े मुब्तला हैं। अच्छा जी, जादू तो जादू है, काला जादू ज़्यादातर जो किया जाता है, जादू ही काले जादू की इकसाम होती है। अच्छा, ठीक है। एक वो जादू होता है जिसको कहते हैं ना इश्क का जादू, जो सब चढ़ के बोलते हैं। उसके अलावा बाकी सारे जादू ये नेगेटिव जो एक सिस्टम है काले जादू के ज़ेरे असर ही है, और उसी के उसकी डिफरेंट शाखें हैं और करने के डिफरेंट रिचुअल्स हैं, और कोई बहुत एक्सट्रीम का है। ज़्यादातर तो मैं आपको बताऊं जो माशरे में आपको वो बाबा जी, बंगाली बाबा और वो जो नज़र आते हैं, ज़्यादातर तो ये ड्रामा और करतबबाजी करके कमाई का एक जरिया, शोबदाबाजी ज़्यादा है, और लोगों को इस बार बार इसमें शक में डालना कि आप पे जादू है। कुछ भी है, अगर आपके पेट में दर्द भी है तो आपको जादू कर, और यहाँ पे कुछ इस तरह के आपको अमराज बता दिए जाते हैं जो तकरीबन सभी लोगों को होते हैं। सभी लोगों को होते हैं। तो आमतौर पे हम बहुत ज्यादा इस चीज को मिसयूज भी करते हैं, वर्ड जादू को, लेकिन जादू हकीकत है, बरहक है, क्योंकि कुरान पाक में इसका जिक्र है। साथ मुझे ये बताइए कैसे पता चलेगा अगर किसी पे जादू हो गया और काला जादू है? सबसे ज्यादा खतरनाक कौन सा? बिल्कुल, देखिए खतरनाक जो सबसे ज़्यादा है वो काले जादू, जो एक जो काली देवी मानी जाती है, उनके जो पैरोकार करते हैं, जो इंडिया में बहुत ज़्यादा जिनकी तादाद है, अफ्रीका में तादाद है, और जो काले जादू का एक सिफली जिसको कहते हैं, या किसी की हांडी चढ़ाना, या इस तरह के जो एक्सट्रीम रिचुअल्स होते हैं जिसमें जान ले ली जाती है। इंडिया के बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं जिसमें आपको मुश्तरका खुदकुशी के वाक़यात मिलेंगे, और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी हैं। बिल्कुल, उस पर पूरा रिसर्च वर्क है जिसपे पूरी आपकी जो सैटेनिक सोसाइटीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। डायरेक्ट आप जो है वो डेवल के अंडर आ जाते हैं, वो आपसे उसका रूह का सौदेबाजी हो जाती है, वो आपके रूह के अगेंस्ट आपको बेनिफिट देता है, पर उससे पहले वो आपसे ऐसे से काम करवाता है कि आपके अंदर इंसानियत खत्म हो जाए। वो मसलन किस तरह के, अगर आप मुझे एक दो बता सकते? जी बिल्कुल, इसमें यह होता है कि आप अपने करीबी तरीन रिश्तों के साथ बदफेली करना, उन्हें मारना, उन्हें नुकसान देना, उन्हें तकलीफ देना, ताकि देखिए सबसे पहले इंसान के अंदर से अगर इंसानियत खत्म हो जाएगी तो उसकी रूह, मतलब उसका ज़मीर, उसका नफ्स मार दिया जाता है,
ताकि वो फिर शैतान के कहे पे आंखें बंद करके अमल करता सही। और उसका स्टार्ट उसके अपने करीबी तरीन फैमिली से करवाया जाता है। तो ये शैतानी अमल तभी फिर वो आपका एक शैतान से कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अगेंस्ट आपको पैसा, शोहरत, आज बहुत टॉप अदाकार ऐसे कई हैं जिनके नाम माने जाते हैं कि जो इल्यूमिनाटीज बन गए हैं और इसके अगेंस्ट वो फेम, दौलत और ये सब चीजें हासिल करते हैं। अच्छा साथ ही ये भी बता दें कि जादू, जिन या फिर साया, ये नफ्सियाती मसाइल हैं या वाकई हैं, इनको किस तरह से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्या अलामात होती हैं? देखिए, इसमें जो अब आम तौर पे जो घरेलू तौर पे जादू किया जाता है उसमें आपकी तबीयत में बहुत ज़्यादा भारीपन, कंधों पे बोझ, खाने में आपका बहुत ज़्यादा बाल निकलना, आपको ऐसे ख्वाब आने जिसमें छिपकलियाँ, सांप और इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा नज़र आना, या आपकी तबीयत काम होते होते रुक जाने, आपके कामों का, आपका नमाज में दिल ना लगना, इबादत की तरफ रागिब ना होना, और इस तरह की बहुत सारी अलामात होती हैं। लेकिन ये बात मैं हमेशा, अगर मेरे पास कोई आता है तो मैं सबसे पहले कहती हूँ, क्या आपका हेल्थ आपने अपनी मेडिकली चेकअप करवाया है? आप देख लें कई जगह जिन्नात के जो हम समझते हैं वाकयात हैं वो आपको डबल पर्सनालिटी इश्यूज, साइकोलॉजिकल नजर आ जाते हैं। इसलिए ये जरूरी नहीं है हर केस। अच्छा सादी, मैंने आपकी कुछ इंटरव्यूज वगैरह सुने, उसमें आपके बचपन से रिलेटेड कुछ ऐसे वाकयात हैं जो आपने शेयर किए जिसमें आपने बताया कि शुरू से ही आप ये चीज़ें बहुत बेहतर अंदाज में फील कर लेती हैं, आपको एहसास हो जाता है कि इस तरह की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग में, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। अच्छा, ये असल में मेरी दादी जो थी उन्हें अल्लाह ताला ने कुदरती, खैर वो इबादत भी बहुत करती थी, उनको था कि वो जन्नात को, इवन हमजाद को भी देख सकती थी। अच्छा, और उन्हें पता चल जाता था, वो मुखातिब भी होती थी। तो ये चीज़ अब मुझे नहीं पता कि नेचुरली अल्लाह की तरफ से ट्रांसफ़र हुई मेरे पास, और मुझे तो स्टार्ट में आइडिया भी नहीं होता था, बचपन में पता ही नहीं चलता था कुछ। कब आपको पता चला? ये मुझे जैसे जैसे एक चीज़, वाकयात और चीज़ें, अब मैं कोई देख रही हूँ, कोई एक बच्ची खड़ी है, अब मैं कह रही हूँ यार ये बच्ची यहाँ इस टाइम क्यों खड़ी है, तो मेरे अलावा वो किसी को नजर नहीं आ रही होती थी, या मुझे कोई ऐसा हादसा होना है, वाकया होना है, मुझे उसकी इंडिकेशन आ जाती थी, ख्वाब आ जाती थी, या कोई ऐसी चीजें मुझे घर में नजर आ जाती थी। मैं ऐसा कोई घर है, मैं उसमें एंटर होती थी, मैं बता देती थी कि इस जगह पे कोई मामलात, मुझे चीजें इस तरह हैं, तो वो फिर वो घर वाले जो सफर ऑलरेडी कर रहे होते थे और उन्हें उस जगह से प्रॉब्लम्स आ रही होती थी, वो हैरान होते थे कि आपको कैसे पता चला, या जिस घर में कोई ऐसी चीज मखलूक रह रही है, मुझे एंटर होते ही उसकी प्रेजेंस नजर भी आ जाती है। तो उस मखलूक ने कभी आप पर हमला करने की कोशिश तो नहीं की, या आपकी सेहत डिस्टर्ब होगी हो, आपके काम डिस्टर्ब हो गए? बहुत ज्यादा। मैं कहती हूँ ये बज़ाहिर तो लगता है कि शायद कोई बड़ी फैंटेसी वर्ल्ड है, लेकिन जब आप मुझसे, जब लोग राब्ता करते हैं, उन पे जादू है, किसी पे जन्नात का मामला है, जब मैं उसको, मैं और अपना कोई इलाज नहीं बताती सिवाय कुरान पाक की जो आयात और जो चीजें अल्लाह ताला ने कुरान में लिखकर इन चीजों के बचाव के लिए दी हैं, उनके पढ़ने का तरीका, या इस तरह पढ़ लें, या इसको रेगुलर लाइफ में ऐसे रखें। और जब वहाँ पे जादू को रुकावट आती है, जिन्नात को मुश्किलात आती है, तो वो देखते हैं कि इसका सोर्स क्या है। सही। तो सोर्स में जब मेरी शक्ल नजर आती है तो मैं बीमार बहुत बुरी तरह हो जाती हूँ, बिल्कुल उलट जाती हूँ। सम टाइम और बड़े मसाइल, अटैक्स होते हैं, बाकायदा वो चीज़ सामने आके भी हमला करती है। मैंने अपने घर में घुसते देखा है उन चीज़ों को, बहुत, अगर ये तो एक इतनी लंबी दास्तान है, इतने लंबे वाकयात हैं, इलाज करने वालों के पीछे भी पड़ जाती हैं। बिल्कुल ऐसा है। इसीलिए इस हवाले से लोग बड़ा सदका खैरात करवाते हैं ये वो, और मैं चूंकि करती भी फी सबीलिल्लाह हूँ, मेरा कोई चार्जेस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो इसमें ज़रा ज़्यादा भुगतना पड़ता है। अच्छा, ये भी हमें बताइए कि इसके असरात पे अगर हम बात कर लें, ये किस हद तक मतलब खतरनाक हो सकते हैं, कितना डरना चाहिए, जानलेवा भी होता है जादू? बिल्कुल जानलेवा होता है, और अगर आपको पता चल जाए कि कितने लोग जो हमें बज़ाहिर एक्सीडेंटल डेथ लगते हैं, कोई अचानक मौत लगती है, वो उसके पीछे देखे, बेशक जिंदगी और मौत का इख्तियार अल्लाह ताला के पास है। बेशक अल्लाह ने जितनी जिंदगी लिखनी है उतनी ही है, लेकिन ये लोग जादू के थ्रू ये सब अमलियात करके वो जिम्मा अपने ऊपर ले लेते हैं, उसके गुनाहगार वो खुद बन जाते हैं। हालांकि अल्लाह जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है, ये मेरा ईमान कामिल है। लेकिन जैसे काले जादू में किसी की हांडी चढ़ जाए, उसकी एक टर्म है काले जादू की,
वो उसका जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग अनसीन बीमारियों में मुब्तला हो जाते सादी हैं। हमने अक्सर देखा है खांडी, पुतला, लीमू, सुइयां जो बोई जाती हाँ, है। और जी। मिर्चें, ये सारी चीजें, ये वही उसी की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। मैं आपको एक छोटा सा वाकया जी, बताती जी, हूँ कि मेरी दादी को फौत हुए तो बहुत अरसा हो गया। हमने बेबे जी कहते थे, तो एक दफ़ा मुझे ऐसे लगा कि मुझे बेबे जी बुला रहे हैं। अब मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि उनको डेथ हुए हुए अरसा हो गया, मैं शायद ऊपर बुला अच्छा, रहे हैं। आवाज आ रही थी आपको? आवाज शायद बुलावा आ एक गया। मैसेज था। अच्छा। और उनका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आता था और तकलीफ में मैं देखती थी। तो मैंने अपने वालिद साहब से कहा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं कहने जी उत्ते नहीं बुला रहे, इधर ही गई बुला रहे हैं। हाँ। अब वो मैं पहले जब जगह का तयन करते हुए मुझे 4-5 दिन लग गए कि कब्र पे बुला रहे हैं। और मैं जब उनकी कब्र पे गई तो उनके कब्र पे किसी ने काला जादू करके खोपड़ी और वो हरी मिर्च और लेमन का वो बना के कुछ अमलियात करके उनकी कब्र पे रखी हुई थी, जिससे वो बहुत तकलीफ में, कब्र वाले को तकलीफ होती है कि जादू टूने और इन चीज़ों से रहत आती है और उनको तकलीफ होती होगी। बहरहाल जब मैंने वहाँ से साफ़ करवाया, उस दिन मैंने उस पूरे कब्रस्तान को विजिट किया। मुझे 35 कब्रों पे ये काले जादू किए हुए, और वो मैंने सारे रिमूव किए, वहाँ पे पौधे लगा के फातिहा पढ़ी। तो मतलब अच्छा सादी, क्विकली बताइएगा, खवातीन पे ये आशिक हो जाते हैं जिन्नात, ये बाकी क्या हकीकत स्टोरी है, है? हम हकीकत सुनते है? हैं। वैसे हाँ। जो आशिक होते हैं वो भी जिन्नात ही होते हैं। लेकिन होते हैं कई होते हैं। मामले, लेकिन वेरी रेयर। ज्यादातर Very rare, ये चीजें ना ठीक है। हिस्टेरिकल अटैक्स, इनको इन चीजों से Connect ये कर अक्सर दिया जाता है। लड़कियों की जो खास तौर पे देहाती इलाकों में जो उनकी ख्वाहिशात को दबाना, उनकी पसंद नापसंद को इग्नोर करना, उनके अंदर एक एंजाइटी, हिस्टेरिकल अटैक्स भी आते हैं। इसको भी जिन्नात से मंसूब करके देहातों में बहुत सारी बच्चियों की जानें भी गई हैं। बहरहाल जिन्नात का अल्लाह ने कुछ लिमिटेशन भी रखी है, लेकिन अगर हम एहतियाती तदाबीर करें जो अल्लाह का हुक्म है। हमारा मसला ये है ना कि हम मजहब को मौलवी से समझते हैं, हम खुद कुरान नहीं पढ़ते। उसके देखिए कि अल्लाह ने आपको प्रोटेक्शन कितनी दी हुई है, और लेकिन क्योंकि शैतान ने तो पहले दिन ही वादा ले लिया था कि वो इंसान के साथ ये खून ना में भी। मौजू बड़ा वसी है जी, और जी, हमें बिल्कुल। आपकी खिदमत जो है ना, आपकी प्रेजेंस की बड़ी जरूरत होगी। फिर से आपको और हम तकलीफ ये देंगे ये यहाँ भी पर आने डिस्कस के करेंगे लिए। कि किस हाँ। तरह से इलाज किया जा सकता है, जो आप अभी बात कर रही थी जी। कि आप कुरान पाक से पढ़ें। तो मेरा ख्याल है हम अगले हफ्ते आपको फिर जहमत देंगे। बहुत शुक्रिया और आप अगर आपके आएंगी तो हमें बड़ा अच्छा मौजूदगी लगेगा का। इस पर मजीद Most बात। welcome, most थैंक यू सो welcome. मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अल्लाह तो नाजरीन, अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब हमारा ये सेगमेंट का वक्त आ गया है जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से है, शोबिज़ इंडस्ट्री की हम बात करेंगे, जिसमें हम रंगो नूर की उस दुनिया के बारे में हकायक जानने की कोशिश करेंगे जो आम तौर पर लोगों की नज़रों से ओझल हैं। इसके अलावा इस सेगमेंट पे हम बात करते हैं आपकी जानिब से सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले ड्रामा फनकारों, OSTs, और साथ ही साथ कुछ ऐसी मजेदार और दिलचस्प खबरों की जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब साहब। हारून, वेलकम। कैसे हैं जनाब आप, और कैसा जा रहा है आपका नया साल? बिल्कुल ठीक जी, और अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का आगाज हो चुका है। आप सबको Happy बहुत New बहुत Year, नए साल की हारून। मुबारक। या सेम टू यू, सेम टू यू। अच्छा हारून, सबसे पहले बताइए कि इस हफ्ते के बेस्ट ड्रामास कौन से चल रहे हैं जो ट्रेंड पर गए हैं और लोगों को, शायकीन की जानिब से बहुत पसंद किया गया है? अच्छा जी, इस दफ़ा जो हम इस हफ्ते जिस ड्रामे की बात करेंगे और जो कि बहुत तेज़ी से मकबूल हुआ है और अब नाजरीन की अवलीन पसंद बन चुका है, दैट्स कर्ज़े जां। और यमुना का आपको पता है कि उनकी एक बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और उसामा भी एक अच्छे एक्टर हैं, तो इन दोनों की ये जो केमिस्ट्री है ये बड़ी अच्छी लग रही है स्क्रीन के ऊपर, और ये ड्रामा तेज़ी से मकबूल हुआ है। इसके अंदर जो कहानी के अंदर तहें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुल रही हैं। सकीना सम्मो साहिबा का बहुत अच्छा कैरेक्टर है इसके अंदर, तो वो जो है ना कि फैमिली और फिर उस फैमिली के अंदर की डायनामिक्स उनको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो ये कर्ज़े जां जो है वो इस हफ्ते रेटिंग के लिहाज से भी काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ गया है। तो दिस वाज द ड्रामा ऑफ द वीक। हारून, ये बताएं कि इस हफ्ते किस अदाकार या अदाकारा ने नाजरीन को सबसे ज्यादा मुतासिर किया है? अच्छा जी, मैं इसमें जो कहूँगा कि वो हमारे सीनियर एक्टर्स को दोबारा एक दफ़ा फोकस में लाना चाहूँगा। नुमान मसूद साहब हैं, समिया मुमताज़ हैं और नादिया शेर अफगन हैं। ये तीनों जो हैं तन मन नीलो नील में क्या खुल के अदाकारी कर रहे हैं, और वाकई इनकी अदाकारी देखकर हमारे जूनियर्स को भी सीखने की ज़रूरत है कि अदाकारी होती किस तरह है। कम डायलॉग्स के साथ भी नुमान मसूद बहुत खूबसूरत अपने किरदार को डिपिक्ट कर रहे हैं, और ज़्यादा डायलॉग्स के साथ भी
नादिया अफगन किस तरह जो है वो इंगेज कर रही हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ रही हैं। समिया मुमताज़ बहुत खूबसूरत अदाकारा, एक बड़े क्लासिक अंदाज में बहुत खूबसूरत अदाकारी करती हुई नज़र आ रही है। और जैसे जैसे ड्रामे की तहें खुल रही हैं तो लोग देख रहे हैं कि इन तीनों किरदारों के बीच की जो हिस्ट्री है वो भी अनफोल्ड हो रही है। तो ये सीनियर अदाकार होने के बावजूद मुझे लगता है कि इस वक्त जो है ये ट्रियो ट्रायंगल है, जोड़ी नहीं है, लेकिन ये ट्रियो जो है ये बहुत खूबसूरती से नाजरीन की तवज्जो समेट रहा है। अच्छा, आपने ट्रियो की बात की है हारून, तो हिट जोड़ी कौन सी है इस वीक की, ट्रेंड कर रही है, जो नंबर 1 जोड़ी है? उसामा और यमुना जैदी की जोड़ी कर्ज़े जा में। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उसामा कर्ज़े जा में बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक संजीदा किरदार में एज अ वकील वो बहुत खूबसूरती से अपना रोल निभा रहे हैं, और यही उसामा हम एक और ड्रामे में देख रहे हैं। तो हम जब देखते हैं कि अदाकार जो है वो अपनी अदाकारी कहाँ पर अच्छी दिखा सकता है, तो उसको एक अच्छा स्क्रिप्ट भी चाहिए, उसको एक अच्छा डायरेक्टर भी चाहिए। और मेरे ख्याल में जब हम ये दोनों ड्रामे साथ साथ रखकर देखेंगे तो हम देखेंगे कि जहाँ एक ड्रामे में कर्ज़े जा में उसामा बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, वहाँ दूसरे ड्रामे में क्योंकि डायरेक्टर और स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है तो उसामा जो है वो बिल्कुल मुतासिर नहीं कर रहे। तो ये बिल्कुल वाज़ेह है कि अदाकार तभी अच्छी एक्टिंग कर सकता है या अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है जब उसको अच्छा स्क्रिप्ट मिले और अच्छा डायरेक्टर मिले। यमुना ऑफ कोर्स उनकी बहुत फैन फॉलोइंग है, और जब भी वो किसी ड्रामे में आती है हम उनका देख रहे हैं, डर सी जाती है, सिला, बख्तावर, परिजाद में बहुत खूबसूरत एक्टिंग, जेंटलमैन में बावजूद इसके कि ड्रामे में बहुत से मसाइल थे यमुना बहुत पसंद की गई। तेरे बिन ऑफ कोर्स कैसे भूल सकता है, वहाज के साथ यमुना का जो पेयर था उसने लोगों को किस तरह अपने सहर में मुब्तला कर दिया था। तो यमुना तो एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है ही, और वो इस ड्रामे में भी बहुत अच्छा किरदार है। अच्छा हारून, ओएसटी के बारे में भी बता दें कि इस हफ्ते सबसे ज्यादा कौन सा ओएसटी था जो बड़ा मकबूल हुआ? इस हफ्ते जी दयारे यार एक नया ड्रामा शुरू हुआ है। मिकाल और जावियार इजाज मेन दो भाइयों का किरदार अदा कर रहे हैं, दो कजन्स, नवीद नाशाद साहब की आवाज़ में और मारिया मीर, और बड़ा रोमांटिक सा एक ट्रैक है। तो 2025 के शुरू में हमें एक अच्छा रोमांटिक नंबर मिल गया है जो कि हम सब अपनी प्लेलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत खूबसूरत गाना मिल तो गया है, लेकिन दिल टूटता हुआ भी नजर आ रहा है इसमें हमें। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसके अंदर जाहिर है सर्दियों का मौसम है तो थोड़ा थोड़ा जो है उदासी भी शामिल होती है। सर्दियों में आपको पता है बहुत सारे दिल टूट भी जाते हैं, जहाँ बहुत सारे दिल जुड़ते हैं वहाँ टूटते भी हैं। बिल्कुल ठीक, मोहब्बत की बात कर रहे हैं हारून, दिल टूटने की बात कर रहे हैं, तो अब सीरियल की बात करते हैं मीन से मोहब्बत की। दना नीर का बड़ा अहम किरदार है इसके अंदर, बड़ा मज़ेदार, लेकिन वो किरदार कहीं ना कहीं उसको मासूम दिखा रहा है और कहीं ना कहीं पागल भी शो कर रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए जी, मैं जिस तरह अभी उसामा के हवाले से भी बात कर रहा था, अच्छा डायरेक्टर हो तो किरदार को समेट के रखता है। ये वही किरदार है जो हमने अनकही में शहनाज शेख साहिबा को करते देखा था, तन्हाइयाँ में मरीना खान साहिबा को करते देखा था, लास्ट ईयर हमने सहर खान को भी ये किरदार करते देखा। ये एक चुलबुली बबली लड़की का किरदार है जो कि आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी की हकीकतों को समझती है, लेकिन अभी वो एक बड़े प्रोटेक्टेड माहौल में ज़िंदगी गुजार रही है, तो वो हर तरह की बेवकूफ़ी करती है और वो जो है ना शरारतें करती फिरती है। लेकिन उसके अंदर जो है एक बड़ी फाइन लाइन होती है कि आप उस कैरेक्टर को किस तरह एक मुनासिब मिकदार में ये बेवकूफ़ियाँ करने की इजाज़त दें, और जहाँ डायरेक्टर और स्क्रिप्ट राइटर की गिरफ्त कमज़ोर होती है वहाँ वो किरदार पागल लगता तो होना है। हारून कि आप हकीकी जिंदगी से उसे रिलेट कर सकें। अच्छा, बिल्कुल ये बात बिल्कुल बताएं इसी तरह कि अपने बयानात की वजह से अक्सर खबरों में रहने वाले खलीलुर रहमान कमर साहब का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें, पिछले दिनों फिर एक उन्होंने दावा कर डाला है कि जनाब उन्हें ड्रामे का स्क्रिप्ट अल्लाह की तरफ से आता है और वो इसलिए किसी को भी अपना स्क्रिप्ट बदलने की इजाजत नहीं देते। आप क्या कमेंट करेंगे? हारून, जवाब देने से पहले ये जो आपका छोटा सा कहका निकला है ना इसने सब कुछ कह दिया है। जी बताइए। मैं तो जी मैं हैरान हूँ कि किस तरह एक इंसान जिसको अल्लाह ताला इतनी इज्जत दे, इतनी मकबूलियत हासिल हो, किस तरह वो जो है वो अपने ही एक बनाए हुए उस हिसार के अंदर फंस जाता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जिसको कहते हैं ना लूजिंग द प्लॉट। तो आई थिंक खलील साहब हैज लॉस्ट द प्लॉट, और ये एक स्क्रिप्ट राइटर के लिए बहुत बड़ी जो है बात होगी कि वो कहते हैं कि जी मुझे आसमानी सहीफे उतरते हैं और ये मेरे पास अल्लाह ताला की तरफ से अमानत होती है स्क्रिप्ट जो कि मैं लोगों तक पहुंचाता हूं, और शायद इसीलिए वो ये चाहते हैं कि इसमें कोई रद्द बदल ना किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल में या तो वो ये अमानत अपने पास ही रखना शुरू कर दें, जमा करें उसको अपने पास, फिर कभी देखेंगे। लेकिन अब जो वो काम कर रहे हैं जेंटलमैन के बाद, और ख़ास तौर पे सुन मेरे दिल में,
उसमें जिस किस्म की मिसोजिनी, जिस किस्म के डायलॉग्स, जिस किस्म की लफाजी, जिस किस्म की कहानी के साथ यू नो देयर इज नो स्टोरी। हारून, ऐसे लगता है ये मिसोजिनी कहीं ना कहीं उनके अंदर है, जो उनकी राइटिंग में भी आती है, उनके डायलॉग्स में आती है, उनके ड्रामाज में नजर आती है। ये आपको क्या लगता है, ये कहाँ से आ रही है, कैसे आई है ये सब? मैं खलील साहब को एक नया नाम देना चाहूँगा, खलीलुर रहमान मैं ना मानू कमर। तो मैं ना मानू जो उन्होंने अपना नाम रख लिया है, वो लगता है मुझे उनकी शख्सियत का आईना है कि वो जो थे वो अपनी बात पे अड़ गए हैं, और जब इंसान अपनी बात पे अड़ जाए तो वो रुक जाता है, और जब रुकना किसी भी फनकार के लिए, चाहे वो किसी भी मीडियम से हो, कोई अच्छी बात नहीं है। तो अब खलीलुर रहमान साहब एक्सट्रीम यकसानियत का शिकार हो गए हैं। अभी इस हफ्ते मैंने एक उनकी लाइन देखी कि तुम खूबसूरत तो हो लेकिन 2 टकी की औरत हो। तो मैं ये सोच रहा था कि ये मतलब अब तो अल्फाज भी रिपीट होना शुरू हो गए हैं खलीलुर रहमान कमर साहब की, जिनके बारे में कहा जाता था कि उन जैसा डायलॉग राइटर कोई नहीं पाकिस्तान में। तो ये जो ड्रामा है, लेकिन हारून लगता है कि वो एक ही लाइन के इर्द गिर्द डायलॉग लिखते रहते हैं। मेरा ख्याल है वो मेन लाइन उन्हें बदलने की जरूरत है ताकि डायलॉग्स में भी तब्दीली आए। जी जी बिल्कुल। और वो जो लाइन है ना, वो मिसोजिनी के सराउंड में ही कहीं ना कहीं घूम रही है। मिसोजिनी है, वो एक सेंस ऑफ सुपीरियरिटी है, वो एक डोमिनेसी है, की वो एक जी वो किस किस्म की जो है वो महसूसात से गुजर रहे हैं। लेकिन वो चाहे उनकी ज़ाती ज़िंदगी काक्स नज़र आता है हमें, या जिस किस्म के ख्यालात। अच्छा, अब खलील साहब ने जो बात की, तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा कि उनकी एक फिल्म अगर आप लोगों के जहन में हो, काफ कंगना के नाम से आई थी, तो मैं पूछना चाहूँगा उस फिल्म के बारे में उनका क्या ख्याल है, या अब जो इस ड्रामे को जिस तरह लोग हारून, ये जो आपके सवालात है ना, जितना आईना ऐसे बहुत सारे लोग सवालात पूछना चाहते हैं। हमारे शो का वक्त भी खत्म हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, हारून से बड़ी हमारी गुफ्तगू हुई और इंडस्ट्री के हवाले से हारून ने हमें बड़ा कुछ बताया। इसके साथ ही हमें प्रोग्राम से इजाजत दीजिए। कल इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।